हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इस बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने लीथल जीन्स के बारे में बात की थी कि जब भी रिसेसिव जीन्स आपके होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाता है। ऐसे जीन्स को हम कहते हैं लीथल जीन्स, जिनके होने की वजह से किसी इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है। दूसरा हमने क्या कहा था, लिंकेज के बारे में, कि लिंकेज क्या होता है। तो लिंकेज के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी और हमने ये भी कहा था कि ये जो लिंकेज है ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें जो आपके क्लोजली रिलेटेड जीन्स होते हैं, क्लोजली प्लेस्ड जो लोकेटेड जीन्स होते हैं, वो आपके जनरेशन टू जनरेशन इकट्ठे जाते हैं। यूनिट्स की बात करें, यूनिट हमने कहा था कि सेंटीमॉर्गन में हम इसके बीच का डिस्टेंस देखते हैं और सेंटीमॉर्गन वो यूनिट होता है जहां पे जीन्स के बीच में सिर्फ 1% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होते हैं। लिंक्ड जीन्स आपके जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं और हर जनरेशन टू जनरेशन वो इकट्ठा जाएंगे और इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। चांसेस क्रॉसिंग ओवर के बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। और अगर हम बात करते हैं लिंक्ड जीन की, एग्जाम्पल हमने देखा था ड्रोसोफिला में, जहां पे हमने ब्राउन कलर की बात की थी और रेड आई की बात की थी। वैसे ही हमने आगे बात की थी जीन एक्शन के बारे में, जहां पे हमने कहा था कि कई बार क्या होता है, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है, जिसको हम एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। जो जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को या दूसरे एलील के इफेक्ट को मार्क करता है उसको हम कहते हैं एपिस्टैटिक। जो मास्क होता है उसको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक। एलील की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने डोमिनेंट, रिसेसिव, इन सब की रेशो की बात की थी और डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का लेक्चर सबको अच्छे से समझ आया था? ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सामने दिए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कल का लेक्चर सबको समझ में आया था बेटा? सबको क्लियर है? चलिए, अब आज हम क्या करेंगे, ऐसे तो मैं ही आपको करवाऊंगी, लेकिन क्या होता है फिर हमारा ये टॉपिक रह जाता है। तो आज मैंने क्या सोचा है कि आज स्लाइड बाय स्लाइड जहां पे जो चीज आएगी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और हम आज पॉजिटिवली पूरा टॉपिक आज खत्म करेंगे पूरा, ताकि हम कल से प्लान बिल्डिंग शुरू कर सके। ठीक है, एक दो टॉपिक रहते हैं, वो बहुत सिंपल टॉपिक है, वो मैं आपको दूंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं, यहां पे हम क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्या होते हैं ये कैरेक्टर्स। अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या कैरेक्टर्स दिया है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। पहले हमें क्या दिया जी, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। और दूसरा हमें क्या बताया जी, क्वालिटेटिव कैरेक्टर। तो ये जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहे, नो डिस्टर्बेंस, हाँ ओम आपकी तरफ से भी नहीं। चलिए, तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है और क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं, जिनको विच आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लांट की हाइट की बात करोगे तो ये किस में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में आ जाएगा। देन क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो कि फ्यू जीन्स, कुछ ही जीन्स जिनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, ऐसे कैरेक्टर जिनको कुछ ही जीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। साथ साथ में लिखते चलना, जहां पे आपको डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, राइट, पता चल गया यहां तक? तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर में और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में मेन डिफरेंस आपका क्या होता है, तो ये जो आपके क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आपके कैसे होते हैं, मेनली पहला पॉइंट
कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में आपका दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे कि आपका स्किन कलर भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जहां पे आपका जीन्स का रोल तो है ही है, साथ में एनवायरमेंट का रोल भी है। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ये आपके एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर में एनवायरमेंट का इतना रोल नहीं होता, जो मेन रोल होता है एनवायरमेंट का वो किस में होता है, आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो वेरिएशन है वो कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलती है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलती है। जबकि अगर मैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट वेरिएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। नाउ अब बैक टू द स्लाइड, क्या बोलता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स दे फॉलो क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड शो डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, शो डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल की बात करें क्वालिटेटिव की, जैसे कि सीड का शेप है, कैटल में हॉर्न की प्रेजेंस है, कलर है आपका गिनिया पिग्स का, एंड ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, ये सारे आपके क्या है, डिसकंटिन्यूअस इनमें वेरिएशंस होती हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की, जिसको हम मीट्रिक ट्रेट्स भी बोल देते हैं, और इनको मेजर कर सकते हैं, एनवायरमेंट से इफेक्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइट की बात कर लो, वेट की बात कर लो, इंटेलिजेंस की बात कर लो, डिजीज रेजिस्टेंस की बात कर लो, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब पॉलीजीन्स की अगर हम बात करते हैं, पॉलीजीन्स आपके मतलब कि बहुत सारे, जहां पे हम जीन्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलीजीन्स क्या होते हैं, नॉन एलिलिक जीन्स होते हैं दैट टुगेदर इन्फ्लुएंस अ सिंगल क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। मतलब कि जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि कोई क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, जैसे कि स्किन कलर है, हाइट है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ जीन्स आपके प्रेजेंट है वहां पे। अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके 2 एलील प्रेजेंट है, मोर देन 2 एलील्स वहां पे पाए जाते हैं, है ना, तो वही ये बोल रहा है। और इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसी की इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। इसी को बोल देंगे मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दैट मीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है, जिसमें आपका रोल होता है आपका मोर देन 2 एलील्स के हम रोल की बात कर रहे हैं। और इसको कौन गवर्न करता है, मल्टीपल जीन्स गवर्न करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सिंगल जीन की, तो अगर सिंगल जीन से हम रिलेटेड फिनोटाइप की बात करें तो उसको हम क्वालिटेटिव बोल देते हैं। अगर हम सिंगल जीन की बात करेंगे तो क्वालिटेटिव बोल देंगे। अब आगे आने वाले इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसीलिए आगे जो भी हम फैक्टर्स की बात करेंगे उसमें आपके ज्यादा नंबर इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीजीन्स का, तो पॉलीजीन्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कलर है, चाहे किसी इंडिविजुअल का सेक्स है, तो उसमें डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, वो डिफाइंड होता है, वहां पे आपके जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में आपके मोर देन जो आपके कैरेक्टर्स है उसमें आपकी जो वेरिएशंस है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में कुछ कैरेक्टर्स हैं वो आपके जो माइनर जीन्स हैं, नंबर ऑफ माइनर जीन्स मिलके उसको गवर्न करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स को क्या होता है, सिर्फ आपके कुछ मेजर जीन्स गवर्न करते हैं। एग्जाम्पल्स की यहाँ बात करते हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ ईयर इन कॉर्न है, यील्ड ऑफ ग्रेन है, यील्ड ऑफ मिल्क है, ये सारे आपके क्लियर कट क्लासेस में नहीं आते हैं, तो इनके केस में हमें कम कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलती है। और इसको कौन गवर्न करता है, माइनर जीन गवर्न करते हैं, जिसकी वजह से इसको मल्टीपल जीन्स बोल देते हैं या फिर पॉलीजीन्स यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम खासियत की बात करें कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की क्या मेन खासियत है, तो एक तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलता है, दूसरा कि एनवायरमेंट का इफेक्ट रहता है इनके ऊपर, ठीक है। एक तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, दूसरा एनवायरमेंटल इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है।
फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है? तो कॉयल रूटर की बात करें, इनको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के फादर, और इन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को टोबैको में स्टडी किया था। इन्होंने सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को टोबैको में स्टडी किया था। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है अब हमने बहुत बार पढ़ लिया और हमें पता भी चल गया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारे पास में क्या होता है। ठीक है, ध्यान तक सबको क्लियर है? बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? चलिए, लिखना है तो फटाफट से लिख लो, फिर आगे बात करते हैं मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के बारे में जो एहले ने दिया था। नाउ अब हम बात करते हैं मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस की, और मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस किसने दिया था? निल्सन एहले ने। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया था? निल्सन एहले ने 1910 में। और ये बेसिकली क्या बताता है, उन्होंने क्या किया, जो मेज है उसमें कर्नल कलर को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जहां जहां पे आपके जीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? एडिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। उन्होंने क्या बताया कि जीन्स क्या दे रहे हैं? एडिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? कलर को और भी ज्यादा इंटेंस बना रहे हैं। जैसे मान लो रेड कलर का कर्नल है या व्हाइट कलर का कर्नल है या आपके बाकी कलर्स हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? जहां पे आपके नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है वो उस रेड को और भी डार्क रेड बना रहे हैं, यानी कि उस रेड को और भी इंटेंस बना रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने इसी चीज को देख के, इसी एक्सपेरिमेंट को देख के क्या दिया था? आइडिया ऑफ मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसका जो इनिशियल आइडिया था वो दिया था यूल ने 1906 में। हाइपोथेसिस को जो प्रपोज किया था वो निल्सन एहले ने प्रपोज किया था। कब? 1910 में। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो, अभी मैं आगे एक्सपेरिमेंट दिखाती हूं कि देखो, अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वीट का क्या किया? क्रॉस बनवाया। कैसे क्रॉस बनाया? देखना, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ट्रू ब्रीडिंग स्ट्रेन्स ऑफ वीट विद रेड कर्नल्स एंड व्हाइट कर्नल्स। अब उन्होंने क्या किया? रेड कर्नल लिया और व्हाइट कर्नल लिया और इन दोनों का क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। एंड F1 was medium red, in F2 15:1 रेशियो वॉज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? एक बार क्रॉस बनवा दिया। अब क्रॉस में उन्होंने क्या देखा कि हमारे पास जो F1 आ रहा है वो मीडियम रेड आ रहा है और एक जो आ रहा है वो आपका व्हाइट कर्नल आ रहा है। अब उन्होंने क्या देखा कि ये जो रेड कलर था F1 का, ये उतना डार्क नहीं था जितना कि पेरेंट्स का कलर डार्क था। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि F1 में जो मुझे क्रॉस मिल रहा है, F1 में जैसे कि मैंने रेड को क्रॉस कराया व्हाइट के साथ में और मुझे रेशो मिली आपकी F1, और अल्टीमेटली F1 भी जो मुझे कलर आया वो मुझे मीडियम रेड देखने को मिला। लेकिन जो पेरेंट्स थे जिनका मैंने क्रॉस करवाया था वो तो रेड था। तो अब उन्होंने देखा कि F1 का कलर तो वैसा आया ही नहीं, उतना रेड आया ही नहीं जितना रेड हमारा पेरेंट था। अब उन्होंने क्या किया उसके बाद में कि उन्होंने बोला कि ये तो इतना इंटेंस है ही नहीं। उन्होंने कहा कि F2 में कुछ मेरे जो ग्रेन्स थे वो बहुत डार्क आए। अब दूसरा क्रॉस करवाया, F2 करवाया। F2 में देखा कि जो कलर है हमारे पास में कर्नल्स का वो बहुत डार्क आया। जैसा पेरेंट्स का कलर था वैसा ही आपका डार्क कलर वहां पे उनको देखने को मिला। ठीक है, और अदर्स में आपका जैसा F1 में कलर था वैसा देखने को मिला। अब उन्होंने देखा कि ये जो हमें कलर इंटेंसिटी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कहीं पे हमें बिल्कुल डार्क देखने को मिल रहा है कलर, कहीं पे हमें जो कलर है वो मीडियम शेड में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास में डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन्स का क्या रेशो है। अब अल्टीमेटली इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने देखा कि जो रेशो उनको आ रही है बाद में 1:46:1 आ रही है। तो जब उन्होंने इस रेशो को देखा कि इनको यहाँ पे जो रेशो आ रही है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग कलर को ऑब्टेन किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक उनको डार्क रेड मिला, 4 उनको मीडियम डार्क रेड मिले, है ना। उसके बाद में उनको 6 मीडियम रेड मिले, ठीक है, 4 उनको लाइट रेड मिले, 1 उनको व्हाइट मिला। ये सारा उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला कि ये जो रेड कलर बन रहा है ये आपका 2 पेयर ऑफ जीन्स की वजह से बन रहा है, जो क्या कर रहे हैं आपका रेड कलर को बना रहे हैं। हर एक जो है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर वाइट, है ना, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। पूरी तरह से डोमिनेंट होता तो जो कलर होता तो
कौन से हिंदी मीडियम की क्लास बोल रहे हो बेटा? देखो, अगर हम बात करते हैं इसके डोमिनेंट कलर की, यहाँ पे अगर कलर होता डोमिनेंट तो वो पूरी तरह से जैसा पेरेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में लेट सपोज ये पेरेंट है रेड कलर का, ठीक है, और इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं लेट सपोज इसके साथ में, व्हाइट के साथ में लेट सपोज क्रॉस करवा रहे हैं, तो अगर इस डोमिनेंट को हम इसके साथ में क्रॉस करवा रहे हैं, आगे जो प्रोजनी आनी चाहिए थी वो प्रोजनी इसी कलर की आनी चाहिए थी ना, लेकिन इससे लाइट कलर देखने को मिला। अब उन्होंने बोला कि इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो हमें प्रोजनी देखने को मिल रही है वो हमें वैसे सेम तो नहीं देखने को मिली, तो ये जो हमें इफेक्ट है वो कंप्लीटली तो नहीं उसको वो कर रहा है ना, डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो ये जो इफेक्ट है ये बेसिकली क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। क्यूमुलेटिव का मतलब है सब मिलके इफेक्ट दे रहे हैं, और वही डिपेंड कर रहा है, वही बता रहा है कि इंटेंसिटी क्या होगी रेड कलर की, कितना आपका डार्क रेड होगा, यही चीज बता रही है जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट देख रहे हो, ठीक है, तो यही चीज बता रही है कि कैसा आपका कलर यहाँ पे होने वाला है, राइट। सो उन्होंने बोला कि ये जो डार्क रेड है ये 4 जीन्स की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो ही सेड कि डार्क रेड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 जीन्स फॉर रेड मीडियम डार्क, ठीक है, एंड टू 3 जीन्स, ठीक है। रेड कलर जो है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 जीन्स, फॉर रेड मीडियम डार्क जो 3 जीन्स प्रेजेंट है, मीडियम के लिए आपके 2 जीन्स प्रेजेंट है, लाइट के लिए 1 जीन प्रेजेंट है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली जो आपके जीन्स थे उनको डिवाइड कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप इस क्रॉस को देखेंगे, यहाँ पे डार्क रेड है, यहाँ पे व्हाइट है, इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या किया, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने के बाद में उनको यहाँ पे जो मिले इंडिविजुअल वो मिले मीडियम रेड। अब मीडियम रेड बने तो उन्होंने कहा कि मीडियम रेड क्यों बना, पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं बना सेम, तो उनको पता चला कि जब उन्होंने आगे क्रॉस करवाया एक आपका बिल्कुल डार्क पेरेंट की तरह बना, कुछ आपके मीडियम बने, कुछ उससे लाइट बने, कुछ उससे लाइट, एंड कुछ बिल्कुल ही क्या बना, व्हाइट बना, जैसे कि हमने रेशो की बात की थी। तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो बेसिकली क्यूमुलेटिव या फिर एडिटिव इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जीन्स का, ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ तो बोलो, फिर भाई आगे बात करते हैं। पता चल गया यहां तक सबको? बताइए भाई, यहां तक समझ आ गया सबको? तो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये एक्सपेरिमेंट क्लियर है? अगर नोट करना है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी लोग क्लास में आ चुके हैं? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि कर्नल, ओहो, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं फर्दर। तो जैसे कि कल मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स बता भी दिए थे, जैसे कि कर्नल कलर इन वीट है, स्किन कलर इन मैन है, हाइट इन मैन, हाइट है, स्किन कलर है, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में या फिर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में आ जाता है। कल हमने ये सारा डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए नाउ अब हम बात करेंगे ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन की, कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन क्या होता है। पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम खुद से बताएंगे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ F2 individuals with higher or lower intensity of characters than the parents is called transgressive segregation। कि जो F2 इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं वो पेरेंट से, जैसे कि जो इंटेंसिटी है वो लोअर होगी या फिर हायर होगी, जैसे कि जो कलर है या तो बहुत पेरेंट से डार्क देखने को मिल रहा है या तो पेरेंट से बहुत कम हमें देखने को मिल रहा है, मीडियम शेड में देखने को मिल रहा है। तो ये जो इंटेंसिटी है हमारे पास में F2 इंडिविजुअल्स की, कि पेरेंट से उनके कैरेक्टर से या तो बहुत ज्यादा इंटेंस होंगे या तो बहुत कम इंटेंस होंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन।
तो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन क्या होता है कि जो F2 इंडिविजुअल्स है हमें उनकी इंटेंसिटी हमें या तो बहुत हाई देखने को मिलेगी पेरेंट से या तो बहुत लो देखने को मिलेगी पेरेंट से। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं? इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पेरेंट्स हैव पॉजिटिव एलील फॉर डिफरेंट जीन्स affecting a quantitative trait, and segregation of these genes produce two extreme homozygotes in F2 कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पास में एक कैरेक्टर के क्या होंगे, पॉजिटिव एलील्स प्रेजेंट होंगे, और जब वो सेग्रीगेट करेंगे तो वो होमोजाइगस कंडीशन बना देंगे F2 में। और जब सेम टाइप के आपके होमोजाइगस कंडीशन बनेगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन बोल देंगे, कि वहां पे जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा या पेरेंट से बहुत ही कम लोअर इंटेंसिटी पे देखने को मिलेगा। चाहे कलर की बात कर लो, चाहे किसी भी कैरेक्टर की बात कर लो। अब एक यहाँ पे और चीज है कि जब आपको एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, रीअपेयरेंस देखने को मिलती है, उसको अटाविज्म बोल देते हैं, थ्रोबैक बोल देते हैं या फिर रिवर्जन बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे आपको आगे इंडिविजुअल देखने को मिल रहे हैं। तो दोबारा से जब आपको एंसेस्ट्रल कैरेक्टर वहां पे देखने को मिलता है तो उसको हम थ्रोबैक, रिवर्जन या फिर अटाविज्म बोल देते हैं। अगली टर्म है पेनिट्रांस एंड एक्सप्रेसिविटी। पेनिट्रांस एंड एक्सप्रेसिविटी दोनों ही क्या है, डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन दोनों ही आपके पास में क्या है, रिलेटेड टर्म्स हैं। अब कैसे, अगर मेरे को एक लाइन में बताना हो तो देखो, पेनिट्रांस का मतलब होता है कि कुछ जीन्स हमारे पास में इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं, अब कितने परसेंट वो उस खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, पेनिट्रांस बोल देते हैं। कि जो आपका इंडिविजुअल है उसके पास में जीन्स प्रेजेंट है, तो कितने परसेंट ऑफ इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस द फिनोटाइप। ठीक है, कितने परसेंट इंडिविजुअल उस फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसको हमने बोल दिया पेनिट्रांस। कि हमारे पास में मान लो कुछ इंडिविजुअल्स हैं और उनके पास में टॉलनेस के जीन्स हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास में मान लो 10 इंडिविजुअल्स हैं, 10 में से कितने इंडिविजुअल्स में वो टॉलनेस के जीन्स गए, उसको हमने, और वो टॉल दिखाई दिए, उसको हमने क्या बोल दिया, पेनिट्रांस बोल दिया। दूसरा हमारे पास में क्या है, एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी, एक्सप्रेसिविटी का मतलब होता है डिग्री की हम बात कर रहे हैं कि कितनी डिग्री तक वो जीन गए। ठीक है, अगर टॉल है तो कितना टॉल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम पेनिट्रांस की बात करते हैं, एक होती है कंप्लीट पेनिट्रांस और एक होती है इनकम्प्लीट पेनिट्रांस। कंप्लीट पेनिट्रांस में क्या है, वो जो कैरेक्टर है वो आपका सब इंडिविजुअल्स में यहाँ पे देखो पाया जा रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, सबने एक्सप्रेस किया उस कैरेक्टर को, सब में वही फिनोटाइप आया, तो कंप्लीट पेनिट्रांस बोल दिया। जब वही फिनोटाइप आपका सब इंडिविजुअल में नहीं आ पा रहा है, देखो 3 में ही आया, जिसमें नहीं आया उसको हमने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट पेनिट्रांस। समझ में आया? तो ये क्या बोलता है, पेनिट्रांस इज द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ऑल द इंडिविजुअल्स विच कैरी इट इन द अप्रोप्रिएट जीनोटाइप। कि पेनिट्रांस क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जीन की कि वो एक्सप्रेस करेगा सब इंडिविजुअल्स में, या कितने परसेंट इंडिविजुअल्स में वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे पेनिट्रांस बोल दिया। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी विद विच जीन प्रोड्यूसेस अ फिनोटाइप और विजुअल इफेक्ट इन द इंडिविजुअल इज नोन एज पेनिट्रांस। ठीक है, कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ में हमें जो फिनोटाइप है, जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है, उसको हम पेनिट्रांस बोलेंगे। जब कंप्लीट हमें देखने को मिलेगा तो कंप्लीट पेनिट्रांस बोल देंगे। राइट, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। नाउ आगे बात करते हैं कि दो टाइप की, जैसे कि हमने बात की कंप्लीट पेनिट्रांस है, इनकम्प्लीट है। देखो सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया गया है कि जैसे इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं, सारे हमें टॉल दिखते हैं, तो ये कंप्लीट पेनिट्रांस है। जैसे F1 में सारे टॉल आते हैं ना, तो ये कंप्लीट पेनिट्रांस है। इनकम्प्लीट पेनिट्रांस की बात करते हैं कि रिसेसिव जीन की वजह से जो हमें वहां पे अल्टीमेटली इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, वो इनकम्प्लीट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसेसिव जीन लीड्स टू पार्शियल क्लोरोफिल डेफिशिएंसी इन द कॉटिलिडनरी लीव्स ऑफ लीमा बीन एक्सप्रेसेस ओनली इन द 10% ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि रिसेसिव जीन की वजह से क्लोरोफिल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है लीमा बीन्स में। तो जब आपको वहां पे वो कैरेक्टर देखने को मिला ही नहीं किसी जीन की वजह से,
तो वहां पे क्या हुआ, सब में आपको सेम फिनोटाइप नहीं देखने को मिला, तो हमने उसको क्या बोल दिया, यहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रांस बोल दिया। अगला हमने क्या बोला, एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी क्या है कि क्या डिग्री ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, कि जो पेनिट्रेंट जो जीन है हमारा जिसको हम यूज कर रहे हैं उसका क्या डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है पेनिट्रेंट जीन का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्रेसिविटी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्नैपड्रैगन प्लांट्स द एक्सप्रेसिविटी ऑफ द जीन कंट्रोलिंग फ्लावर कलर रिजल्ट इन वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ रेड, पिंक और व्हाइट फ्लावर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम पेनिट्रांस की बात करते हैं, हमने बोला कितने इंडिविजुअल में क्या हमें कलर देखने को मिला, लेट्स सपोज। अब क्या क्या इंटेंसिटी हमें देखने को मिल रही है, कितना हमें रेड देखने को मिल रहा है, कितना व्हाइट है वो, कितना पिंक है वो, उस इंटेंसिटी को हमने क्या बोल दिया, एक्सप्रेसिविटी बोल दिया। कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो खुद को कितना एक्सप्रेस कर रहा है उसको एक्सप्रेसिविटी बोल दिया जाता है। यहां तक सबको समझ में आया, बोलो भाई, सबको समझ में आया, क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रांस दिखाई है, यहाँ पे देखो डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, उससे लाइट है, उससे लाइट है, उससे लाइट है, मतलब कि एक्सप्रेसिविटी बता रहा है कितना एक्सप्रेस किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रांस है, मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें सब में आपका फिनोटाइप देखने को नहीं मिल रहा, और दूसरा वेरिएबल फिनोटाइप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, तो ये एक्सप्रेसिविटी है। ठीक है, यहाँ से इस फोटो से हमें समझ आ गया, राइट? ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ तो बोलो, फिर हम बात करेंगे आगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के बारे में, कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो बताओ, ठीक है? फिर आगे बात करेंगे हम, और बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी, कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे विथ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के साथ में। ठीक है, अब जब हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कुछ जीन्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि आपके क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं, स्पेसिफिकली सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करते हैं, आप सबको पता है हमें ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे अंदर अगर हम ऑटोसोम्स की बात करें और सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें, तो स्पेसिफिकली एक्स एंड वाई क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो भी जीन लोकेटेड होगा और जो भी कैरेक्टर को वो कंट्रोल करेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बोल देते हैं। सबसे पहले सेक्स लिंकेज को किसने डिस्कवर किया था, टी.एच. मॉर्गन ने, किसमें, ड्रोसोफिला में। ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन का तो आप सबको पता है कि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे में जो कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जस्ट अ मिनट, तो अपने में क्या है कि 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास में टोटल प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स प्रेजेंट हैं। 23 पेयर में भी हम देखें 22 जो हैं वो आपके ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, और एक पेयर जो होता है वो हमारा, जैसे कि सेक्स क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, तो ये जो आपका है ये एक्स एक्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक्स वाई यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका एक्स या वाई आपका जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट हो सकता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एलोसोम भी बोल देते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एलोसोम भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोसोम बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोसोम बोल देते हैं। ठीक है जी, ओके, राइट। चलिए, सो आगे क्या बोलता है कि फीमेल में जो है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में आपका एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। अब आपने एक चीज क्या याद रखनी है कि आगे हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन हम देखेंगे ना, उसमें क्या होता है, जो भी आपका हेट्रोगेमेटिक होता है, हेट्रोगेमेटिक का मतलब है कि जिसमें भी आपके डिफरेंट ये पाए जाएंगे एलील्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्स एक्स है एंड एक्स वाई है, तो एक्स एक्स को तो पता ही है कि उसके पास से तो एक ही आएगा, एक्स आएगा। एक्स वाई से हो सकता है एक्स आए या फिर वाई आए,
है ना, और जो कंबाइन करेगा वही आपका इंडिविजुअल बन जाएगा। अगर एक्सएस कंबाइन किया तो आपका फीमेल बनेगा, एक्स वाई कंबाइन किया तो आपका मेल बनेगा। ये ह्यूमन की बात है, ठीक है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ इंसेक्ट्स में आपका अलग फॉलो होता है, कुछ बर्ड्स में आपका अलग फॉलो होता है, जहां पे जो हेट्रोगेमेटिक है कहीं पे फीमेल पाई जाती है, कहीं पे मेल पाया जाता है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी हेट्रोगेमेटिक होगा वही इंडिविजुअल का आगे सेक्स डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन में जो आगे फीटस है या जो भी आगे आपकी जनरेशन आने वाली है उसका सेक्स कौन डिसाइड करता है? मेल, है ना। तो यहाँ पे जब बर्ड्स या इंसेक्ट्स की बात करते हैं वहां पे अभी आप देखोगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, आपको पता चलेगा कि जरूरी नहीं है हमेशा ही मेल क्या करे, जो इंडिविजुअल आने वाला है उसका सेक्स डिसाइड करे। ह्यूमन में तो मेल ही करेगा, लेकिन बाकी इंसेक्ट्स वगैरह की बात कर रही हूँ या बर्ड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी हम सीखेंगे। ओके तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की, तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास डिजीजेस के हैं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे कि हीमोफीलिया है, जिसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, और कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो ये जो आपके दो चीजें हैं ये आपके सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में आता है। और हीमोफीलिया जो होता है उसको कौन गवर्न करता है? रिसेसिव जीन्स गवर्न करते हैं। किसके साथ में लिंक्ड है? ये एक्स क्रोमोसोम के साथ में लिंक्ड है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। एक्स लिंक्ड के साथ एक्स के साथ में क्रोमोसोम के साथ में लिंक्ड ये क्या है? डिजीज है, जो कि हीमोफीलिया है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जिसमें कोई इंडिविजुअल अल्टीमेटली आपका डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है दो कलर्स के बीच में, ठीक है, राइट, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो अब इन्होंने बोला कि एक्स क्रोमोसोम के साथ में ये लोकेटेड है हीमोफीलिया का। तो यहाँ पे देखो अगर एक्स एन होगा, यानी कि फीमेल की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी डिजीज्ड फीमेल होगी। अगर ऐसे होगा तो ये आपकी डिजीज्ड फीमेल होगी। अगर इसकी बात करेंगे तो ये डिजीज्ड मेल होगा, क्योंकि इसमें एक ही एक्स है, उस पर भी ये प्रेजेंट है, तो ये डिजीज्ड मेल होगा। यहाँ पे बात करोगे तो अगर एक में ही प्रेजेंट है तो ये कैरियर बन जाएगा, तो ये कैरियर बन जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो अल्टीमेटली बेसिक्स है कि जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पे कैरियर एक्ट करती हैं, और अगर मेल में आएगा तो डिजीज आएगा। तो एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे आगे। हाँ देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज दिखाई गई है, आपसे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। देखो जैसे कि फादर है, फादर में एक्स लिंक्ड है, तो ये हीमोफीलिया है फादर में, ठीक है। मदर भी यहाँ पे क्या है? अल्टीमेटली कैरियर नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। आगे जो इंडिविजुअल बने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि आपका एक्स वाई बना, नॉर्मल बना ये, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं होगा, कोई हीमोफीलिया नहीं होगा। लेकिन अगर फादर के पास में ये वाला था एक्स और मदर की तरफ से भी ये वाला एक्स आ रहा है, तो जो हमें यहाँ पे डॉटर देखने को मिली ना, वो कैरियर डॉटर देखने को मिली। कैरियर मतलब कि जो आगे लेके जाएगा, उसमें जीन होगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा लेकिन वो आगे लेके जाएगी, ठीक है। कैरियर का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे देखो कि जब हमने यहाँ पे क्रॉस बनाया, क्या बता रही थी मैं, जस्ट अ मिनट दोबारा बताती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये फादर है जिनको डिजीज है हीमोफीलिया है, ठीक है,
और यहाँ पे जो हम क्रॉस करवा रहे हैं वो किसका क्रॉस करवा रहे हैं, एक ऐसे इंडिविजुअल का जिसको ऑलरेडी डिजीज है और एक ऐसे फीमेल का जो आपकी नॉर्मल फीमेल है, उसमें वो कैरियर नहीं है। अब जो आगे प्रोजेनी बनेगी वो कैसे बनेगी, आपके सन बनेगा डॉटर बनेगा, सन बनेगा डॉटर बनेगा। अब अगर ये एक्स इस एक्स के साथ में कंपाइल कर जाता है, डबल एक्स बन गया, तो यहाँ पे डॉटर क्या बनी, कैरियर बनी। क्यों, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में दोनों का होना प्रेजेंट यहाँ पे जरूरी है। अगर फीमेल में डिजीज होनी है तो यहाँ पे आपकी जो फीमेल है वो कैरियर एक्ट करती है। यहाँ पे जो आपकी डॉटर बनी वो कैसी बनी, कैरियर डॉटर बनी। मेल की अगर आप बात करोगे तो जैसे कि मान लो ये एक्स और ये वाई कंबाइन कर गए तो ये नॉर्मल बना, इनको कोई हीमोफीलिया नहीं है। आगे सन की बात करते हैं तो अगेन ये एक्स और ये वाई कंबाइन कर गया क्योंकि नॉर्मल फीमेल है, तो यहाँ पे भी कोई भी हीमोफीलिया सन में देखने को नहीं मिलेगा। आगे डॉटर की बात करें, एक एक्स तो यही आ रहा है ना जो आपका जिसमें डिजीज है, एक्स लिंक ट्रेट है ना, तो एक एक्स तो वही रहेगा, यहाँ पे तो चांस ही नहीं एक्सचेंज होगा। तो नॉर्मल के साथ में भी अगर क्रॉस कराओगे तो डॉटर जो बनेगी यहाँ पे वो कैरियर डॉटर ही बनेगी। तो अगर आपको कोई बोले कि देखो हम क्रॉस करवा रहे हैं किसका, जिसमें एक आपका फादर है जो कि हीमोफिलिक है और एक मदर है जो कि नॉर्मल है, तो बताओ इंडिविजुअल में कितने परसेंट इंडिविजुअल्स आपके कैरियर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो कितने परसेंट इंडिविजुअल कैरियर हैं, 50% बच्चे कैरियर हैं, डॉटर कैरियर बनी ना यहाँ पे। और अगर आप नॉर्मल सन की बात करोगे 50% क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, बताइए यहां तक सबको समझ में आया मेरा पॉइंट ये वाला, या तो मैं खुद से करके बताऊं आपको क्रॉस यहाँ पे। चलिए बताइए समझ आया यहां तक। चलिए अब एक काम करते हैं, अब दूसरा क्रॉस लेके चलते हैं। दूसरे क्रॉस में क्या है कि फादर है जो नॉर्मल फादर है, और क्योंकि एक्स लिंक ट्रेट है तो हमने बोला कि जो मदर है वो हीमोफीलिया जीन को कैरी कर रही है, कैरियर है मदर, यहाँ पे तो कैरियर ही रहेगी ना क्योंकि कैरी कर रही है। अब देखो जो फादर है उनमें हीमोफीलिया नहीं है, जो मदर है वो कैरियर एक्ट कर रही है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी जनरेशन बनेगी, यहाँ पे आपका सबसे पहले ये एक्स था, ठीक है, ये एक्स गया और ये वाई गया, लेट सपोज, तो यहाँ पे जो सन बना वो बिना हीमोफीलिया का बना। दूसरा जो हमारे पास में ये एक्स था और ये एक्स कंबाइन किया तो डॉटर बनी, वो भी कैसी बनी, कैरियर डॉटर बनी। अब तीसरा, अब ये जो एक्स था अगर ये एक्स इस वाई के साथ कंबाइन कर जाता है तो हमारे पास में हीमोफिलिक सन बना। और लास्ट में अगर हमारे पास में ये जो एक्स है ये नॉर्मल एक्स के साथ कंबाइन कर गया तो हमारे पास में डॉटर बनी जिसमें आपका हीमोफीलिया नहीं था, नॉर्मल डॉटर बनी। तो आपको अगर कोई बोले कि बताओ फादर है जो बिना हीमोफीलिया के है, मदर है जो कैरियर एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे कितने हमारे चांसेस हैं क्या बनने के, तो देखो इसमें एक सन बनेगा जो बिना हीमोफीलिया के बनेगा, एक डॉटर बनेगी जो आपकी कैरियर एक्ट करेगी, और एक बनेगा आपका सन जो कि आपका हीमोफीलिया के साथ में होगा, और एक डॉटर बनेगी जो कि नॉर्मल डॉटर बनेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, बहुत सिंपल है। नाउ अब हम बात करते हैं आगे कि हमें क्लियर हो गया। अब देखो मदर जो है हेट्रोजाइगस है यानी कि वो कैरियर है, अगर यहाँ पे एक्स एक्स है यानी मान लो यहाँ पे हीमोफीलिया का जीन है, एक एक्स ए है एक एक्स एन है, तो मदर क्या बन जाएगी, कैरियर बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका फादर है, फादर क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ में जब हम क्रॉस करवाते हैं जैसे मैंने आपको वहां पे बताया, तो सन हीमोफीलिया के साथ में कितना चांस हो गया, 4 में से 1 है, 25% हो गया। 4 में से 1 जो है कैरियर है तो कितने चांस हो गए, 25% हो गए। 4 में से 1 है जो कि डॉटर क्या है, कैरियर नहीं है, तो कितने चांस हो गए, 25% हो गए। सन में हीमोफीलिया नहीं है, नॉर्मल है, तो कितने चांस हो गए, 25%। मतलब कि हम क्रॉस बना के देखेंगे कि इसमें से कितने परसेंट चांसेस हैं कैसे इंडिविजुअल बनने के। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई। ठीक है, राइट, बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ। समझ आया यहां तक बेटा, है ना, सिंपल, ये क्रॉस बहुत डिफिकल्ट क्रॉस नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, अब देखो कलर ब्लाइंडनेस में देखो कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी आपका एक्स लिंक ट्रीट की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट सपोज
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस की, और कुछ यहाँ पे क्रॉसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो एक्स लिंक्ड है ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली कलर ब्लाइंडनेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेल में हमारा एक्स है अकेला, और फीमेल कैसी है हमारी, नॉर्मल है। तो अल्टीमेटली जब क्रॉसेस बनेंगे एक सन बनेगा, जैसे कि आपका ये और ये बन गया, तो ये वाला जो सन बनेगा ये आपका नॉर्मल सन बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ये और ये सन भी बनेगा, ये भी कैसा बनेगा, नॉर्मल सन बनेगा। अब अगर डॉटर की बात करें, डॉटर में तो एक्स जाना ही है, जब फादर के पास में ही एक्स जीन है, डॉटर में तो जाएगा ही, तो डॉटर आपके अल्टीमेटली कैसे बनेगी, पूरी तरह से आपकी कैरियर बनेगी। वैसे ही अगर ये भी इसके साथ कंबाइन करेगा तो भी डॉटर क्या बनेगी, कैरियर बनेगी। अब अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि अगर हम एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ में फीमेल का क्रॉस करवाते हैं तो क्या परसेंट चांसेस हैं कि डॉटर्स आपकी क्या बनेंगी, कैरियर्स बनेंगी। तो यहां पे अगर आप ओवरऑल देखते हो, ओवरऑल में तो आप बोलोगे कि आपके पास में जो डॉटर्स हैं वो सारी की सारी क्या बनेंगी, कैरियर्स बनेंगी। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 100% चांस है कि डॉटर्स क्या बनेंगी, कैरियर्स बनेंगी। वैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे मान लो हमारे पास में जो फीमेल है वो कैरियर है और मेल जो है वो नॉर्मल है। तो अगर हम इसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, इनके बीच अगर क्रॉसेस बनाए तो एक तो हमारी बनेगी, देखो कैरियर फीमेल, यहाँ पे एक जो एक हमारे पास में बनेगा वो मेल बनेगा एक्स और वाई के बीच में, तो ये हमारा बना कलर ब्लाइंड मेल। एक हमारे पास में बनेगा यहाँ पे एक्स डैश एक्स, एक हमारे पास में बनेगी कैरियर फीमेल, क्योंकि ये बन रहा है। अब एक्स और एक्स को देखो, ये बनेगी हमारे पास में नॉर्मल फीमेल। एक्स एंड वाई को देखो, ये हमारे पास में अगेन बनेगा आपका नॉर्मल मेल। तो यहाँ पे क्या परसेंट चांसेस हैं कि हमारे पास में जो 50% इंडिविजुअल्स हैं अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और अगर हम बात करते हैं कलर ब्लाइंड मेल की, तो एक जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है, एक फीमेल जो है वो कैरियर फीमेल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, आज क्रॉस जाके क्लियर हुआ है? हाँ, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको, बताइए, ठीक है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस का एलील होता है ना, ये एक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, जब एक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, तो जो फीमेल होती है, फीमेल कैरियर बन जाती है। अब मेल के पास तो एक ही एक्स है, उसके पास तो दूसरा वाई है ना, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली आगे पास ऑन करेगा, ठीक है। और फीमेल यहाँ पे क्या एक्ट करती है, कैरियर एक्ट करती है, जो आगे लेके जाती है, ठीक है, ओके। और अगर हमें ना यहाँ पे कलर ब्लाइंड फीमेल चाहिए तो एक्सएन दोनों ये आने चाहिए, तो जो कि थोड़ा रेयर हो जाता है, ठीक है। यही चीज मैं आपको यहाँ बता रही थी, यहाँ पे मैंने लिखा था ना कुछ टाइम पहले हेयर, अच्छा हीमोफीलिया के ऊपर लिख दिया था, वो यहाँ इसका कलर ब्लाइंडनेस का लिख रही थी मैं, जो एक्सएन लिख रही थी ना, और एक्सएन फीमेल अगर होंगी दोनों तभी वो कलर ब्लाइंड होगी। अगर एक्सएन वाई होगा तो मेल कलर ब्लाइंड होगा, अगर आपके पास में एक्सएन एक्स होगा तो ये कैरियर एक्ट करेगी, ठीक है। हीमोफीलिया के ऊपर लिख दिया तो कलर ब्लाइंडनेस का था, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए देख लो क्रॉस, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया यहाँ पे, बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बताइए यहां तक सबको क्लियर? देख लो एक बार क्रॉस, फिर आगे बढ़ के आगे बात करते हैं, ओके। चलिए अगला हमारे पास में है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? क्रिस क्रॉस क्या होता है, जैसे कि मान लो फादर है देन मदर है, ठीक है, देन सन है, फिर उसका बेटा होगा, डॉटर हो जाएगी। डॉटर से आगे या सन की बात करें तो यहाँ पे जी ग्रैंड सन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में ग्रैंड डॉटर आ जाएगी। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या बोलती है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलती है ऐसे जिगजैग पैटर्न में चलेगा। फादर से कहां पे जाएंगे, डॉटर में जाएंगे इनहेरिटेंस, डॉटर से कहां पे जाएगा, ग्रैंडसन में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो जीन्स हैं वो क्रिस क्रॉस मैनर में जाते हैं, यानी कि जो भी जीन है, मॉर्गन ने ये दी थी, कैसे जाएगा, फादर से डॉटर में जाएगा, डॉटर से ग्रैंडसन में जाएगा।
इस इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। दूसरी हमारे पास में होती है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दूसरी हमारे पास में क्या होती है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास में नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है, ये आपकी जैसे कि मदर से ग्रैंड डॉटर में चली गई, ठीक है, या फिर फादर से ग्रैंडसन में चली गई, राइट। इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोल देते हैं, ठीक है, राइट। अब इसमें हमारे पास में दो टाइप्स आते हैं, एक होता है होलोजेनिक और एक होता है होलोएंड्रिक। होलोएंड्रिक में क्या होता है, जो आपके जीन्स होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। होलोएंड्रिक में क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और वही क्या करते हैं, मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी लिखना, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने बात की फादर से, जैसे कि अगर कलर ब्लाइंड के जीन्स हैं तो आपके डॉटर तक जा रहे हैं, डॉटर से आगे ग्रैंडसन में जा रहे हैं, तो ये ही जो आपके इनहेरिटेंस है इसको हमने क्या बोल दिया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोल दिया, ठीक है, राइट। यहां तक समझ आया। अब देखो एक हमारे पास में ना, जैसे हमने एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात की, तो एक हमारे पास में वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी होती है। और जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, वो जो मेल क्रोमोसोम है वाई, उसके थ्रू क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, वाई के थ्रू ट्रांसमिट होती है, ठीक है। वाई जो होता है उसके थ्रू आपकी वो जाती है, यानी कि मेल के थ्रू ट्रांसमिट होती है, थ्रू मेल, ट्रांसमिट थ्रू मेल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हेयरी पिन्ना, ठीक है, कान के पीछे बाल होते हैं ना, हेयरी पिन्ना, ठीक है, जैसे कि हेयरी पिन्ना, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जीन्स, या फिर स्पर्म्स बनाने के जीन्स, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जीन्स, राइट। नेक्स्ट अप वी हैव इज चलिए आगे मैं आपको बताती हूं, अभी तो बहुत बचा है, कोई बात नहीं। चलिए अगला हमारे पास में है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं सेक्स लिमिटेड और एक होते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे जीन्स होते हैं जिनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एक सेक्स तक लिमिटेड रहता है, मेल तक लिमिटेड रहेगा या फिर फीमेल तक लिमिटेड रहेगा। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल, बियर्ड डेवलपमेंट इन ह्यूमन। अब क्या होता है, ये आपका एक कैरेक्टर तक ही लिमिटेड होता है, तो ये आपके किस में आ जाते हैं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स में ये आ जाते हैं, ठीक है। मिल्क गिल्ड आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स ओनली, ठीक है, मेल में होंगे या तो फीमेल में होंगे, इनको हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स ओनली, ठीक है, ओके। नाउ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। अब कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो आपके मेल में भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल बाल्डनेस इन ह्यूमन, गंजा हो जाना, है ना, मेल में ज्यादा डोमिनेंट होता है, मेल में ज्यादा ये आपका कैरेक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स हैं, बाल्डनेस इन ह्यूमन किस में आ जाएगा, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर में आ जाएगा, मेल में डोमिनेंट होता है। शीप में हॉर्न, अब आप देखोगे कुछ क्रॉसेस आपके हुए थे, उसमें पता चला था, जिसे हम क्रॉस करते हैं, कि जो शीप प्रेजेंट होता है वो भी मेनली मेल में प्रेजेंट होता है। जब क्रॉस भी करवाते हैं ना, तो आपके जो 3 मेल होते हैं उसमें हमें हॉर्न देखने को मिलता है, और फीमेल में एक में जाके हमें हॉर्न देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली ये जो कैरेक्टर है ये भी किस में डोमिनेंट है, आपका शीप में डोमिनेंट है, ठीक है। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया, एलोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ये देख लेना। सेक्स क्रोमोसोम को सबसे पहले मैकक्लंग ने ग्रास हॉपर में
डिस्कवर किया था। प्लांट्स में बात करें तो कैमेरेरियस ने 1694 में डिस्कवर किया था। ठीक है, एक और थ्योरी है जो कि है जीनिक बैलेंस थ्योरी की, जो कि सीबी ब्रिजेस ने दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे पास में क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, जब उन जीन का अपना कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि हमारे पास में इंडिविजुअल का आगे सेक्स क्या होगा। तो ये जो जीनिक थ्योरी है ये बताई थी किसने? सीबी ब्रिजेस ने बताई थी। किसमें? ड्रोसोफिला में बताई थी। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं सेक्स को, यानी कि इंडिविजुअल में कैसे पता चलता है मेल क्या है फीमेल क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीजें बताऊंगी, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, हमें ये सब कुछ पूरा डिटेल में जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बाद में बैठ के पढ़ सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा टेबल कवर करवाऊंगी, आपको उस सिंपल से ही टेबल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप खुद पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे पता चलता है, क्या क्या मैकेनिज्म किस किस में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास मैकेनिज्म है जैसे कि एक्स 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 ओ मैकेनिज्म हमारे पास में क्या है, अभी मैं समझाती हूँ। एक्स 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 वाई मैकेनिज्म है, ये तो आप सबको पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, जैसे कि एक्स एक्स मैकेनिज्म है आपके पास में। ठीक है, ओके। जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म है, एक रह गया। ठीक है, जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म है, लिख लीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, और हमारे पास में है हैप्लो डिप्लॉयड मैकेनिज्म, हैप्लो डिप्लॉयड मैकेनिज्म। ठीक है, राइट। अब यहां पे लिख लेते हैं मेल कौन सा है, यहां पे लिख लेते हैं फीमेल कौन सा है, यहां पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल। एक स्लाइड में सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, एक स्लाइड में हमें सारी चीजें पता चल जाएगी, मेल का, फीमेल का और एग्जाम्पल्स का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेल की तो यहाँ पे मेल है एक्स ओ, यहाँ पे मेल है एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे मेल क्या है? हेट्रोगेमेटिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेल है जेड जेड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेल क्या है? होमोगेमेटिक। यहाँ पे क्या है? हेट्रोगेमेटिक। यहाँ पे भी क्या है? हेट्रोगेमेटिक। और यहाँ पे मेल आपका क्या है? होमोगेमेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका मेल क्या होगा? यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। ठीक है, यहाँ पे फीमेल क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ठीक है, ये क्या होगा? जेड डब्ल्यू होगा जो फीमेल है, जो कि बेसिकली क्या है? हेट्रोगेमेटिक। अभी मैं आपको बताऊंगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स फीमेल है, होमोगेमेटिक। यहाँ पे एक्स एक्स है, फीमेल है, क्या है? होमोगेमेटिक है। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ओके, इंसेक्ट, ग्रास हॉपर, ठीक है, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, बर्ड्स एंड ये वाला है हनी बी। ठीक है, अब समझाती हूँ, अब तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। देखो क्या बोलता है ये, कि जहां पे भी हेट्रोगेमेटिक है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा इंडिविजुअल क्या आगे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में मेल है जो हेट्रोगेमेटिक है, किसमें? इंसेक्ट्स में, ग्रास हॉपर में। मेल बताता है कि अगला इंडिविजुअल फीमेल बनेगा या मेल बनेगा। क्यों? देखो एक्स एक्स इंटू एक्स ओ है, ये फीमेल है ये मेल है ना, फीमेल को पहले लिखते हैं क्रॉस में। इसमें बना एक्स, इसमें बना एक्स, इसमें बना एक्स, इसमें बना ओ। अब देखो ये तो फीमेल में तो एक्स एक्स ही रह रहा है, कुछ भी कर लो। अब ये और ये जब एक्स एक्स बना तो आपका क्या बन गया? अल्टीमेटली फीमेल बन गई। अगेन एक्स ओ बना
तो जाके पता चला मेल बन रहा है। किसने डिसाइड किया? मेल ने डिसाइड किया। XX बना, हमें पता है फीमेल बन रही है। XO बना, हमें पता चला मेल बन रहा है। अब ये मेल और फीमेल का डिसाइड कौन कर रहा है? यहाँ पे जो हेट्रोगेमेटिक है, अगर उससे सेम आ रहा है तो फीमेल बन रही है, अगर उससे डिफरेंट आ रहा है तो मेल बन रहा है। तो जो भी हेट्रोगेमेटिक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो डिसाइड करता है कि अगला इंडिविजुअल क्या बनेगा। अब दूसरे में देखो, ह्यूमन में सेम एग्जाम्पल कि जैसे कि फीमेल है और इनटू मेल कर दिया, तो देखो फीमेल का XX, मेल का XY। अब देखो गैमीट XX और इसके साथ में XY, XX एंड XY। किसने डिसाइड किया भाई? मेल ने डिसाइड किया कि आगे फीमेल बनेगी या मेल बनेगा। ठीक है, आगे देखो हमारे पास में ZZ ZW है। बर्ड्स हैं, ये थोड़े से ऑपोजिट चल रहे हैं। बर्ड्स में जो फीमेल है, फीमेल के पास में है ZW। बर्ड में फीमेल के पास क्या है? ZW, और मेल के पास में है ZZ। तो यहां पे कौन डिसाइड करेगा? बर्ड्स में देखो ZW, फीमेल पहले लिखते हैं फिर मेल लिखते हैं ZZ, तो यहां आ गया Z एंड W, यहां पे आ गया Z एंड Z। तो कौन डिसाइड कर रहा है यहां पे? आपका ZZ ZZ ZW ZW। कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? है कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपकी फीमेल डिसाइड कर रही है कि आगे इंडिविजुअल का सेक्स क्या बनेगा। अब देखो हम हनी बीज की बात करते हैं। ड्रोन क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। और जो फीमेल होती है जैसे कि वर्कर है, क्वीन है, वो आपकी ड्रोन के साथ मीटिंग के बाद में बनती है। तो ड्रोन जो है वो N रह जाता है, जो डिप्लॉयड होते हैं वो 2N होते हैं। तो हनी बीज में क्या होता है? हनी बी अगर डिप्लॉयड बनेगा तो वर्कर बनेगा या क्वीन बनेगा। अगर पार्थिनोजेनेसिस से बन रहा है तो हमारे पास में क्या बनता है? हमेशा ड्रोन बनता है, मेल बनता है। ड्रोन मीन्स हम किसकी बात करें जी? मेल की बात करें। बोलो, एक टेबल से सारे सिस्टम क्लियर? बताइए, बोलो बोलो भाई, बताइए, आप सब बताइए, समझ आया यहां तक सबको? एक ही टेबल से हमने सारे सिस्टम क्लियर कर लिए, किसमें क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है जी, बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, तो ठीक है, कईयों में क्या होता है ना कि आपका एक्स, अब देखो जैसे ड्रोसोफिला में बात करते हैं, तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा एक्सो क्या होता है, ड्रोसोफिला में उन्होंने देखा कि जो एक बॉडी है वही आगे जा रही है, दैट इज एक्स बॉडी। हेनकिन ने उसको नाम दे दिया था एक्स बॉडीज। जो ये क्रोमोसोम जिसको हम आज के डेट में बोलते हैं, उस टाइम पे पता नहीं था, तो हमने क्या बोल दिया था कि कुछ बॉडीज आपके आगे जा रहे हैं, जिसको हमने एक्स बॉडी बोल दिया। उन्होंने देखा कि जब हमारे पास में इस तरह से क्रोमोसोम जा रहा है, तो एक में जो है ये एक्स बॉडी बनी हुई है और एक में आपके एक्स बॉडी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये वाला सेगमेंट नहीं है, तो उन्होंने इसको ओ नाम दे दिया। ठीक है, तो ये XO सिस्टम इसको बोल देते हैं। ठीक है, XO सिस्टम यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या बोलता है। द वर्ड सेक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्सस विच मीन्स सेक्शन और सेपरेशन। However, some of the lowest forms of plant and animal life are found to have several sexes. For example, in one of the ciliated protozoan Paramecium, there are 8 sexes or mating types. ठीक है, कईयों में क्या होता है? mating types होते हैं, more than 2 mating type देखने को मिलते हैं। और एनिमल्स में जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक ही एनिमल में अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हर्मेफ्रोडाइट बोल देते हैं। वैसे ही प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एक फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे? उसको मोनोसिस्ट बोल देंगे। और मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में ये जो आपका बेसिकली मेल एंड फीमेल ऑर्गन होता है, वो आपका एक ही फ्लावर के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? परफेक्ट फ्लावर बोल देते हैं, जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जिनमें आपके ये जो गैमीट्स बनते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे, उसको हम डायोसिस बोल देते हैं। जहां पे आपके सेपरेट मेल एंड सेपरेट फीमेल बन रहा है, उसको हम डायोसिस बोल देते हैं। ठीक है, सो द सेक्स सेल्स एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे फॉर्म द प्राइमरी सेक्सुअल सेक्सेस। Beside these primary sexual characters, the male and female sexes differ from each other and many somatic characters are known as secondary sexual characters. कि जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं वो गैमीट की वजह से हो बनते हैं, बाकी जितने भी कैरेक्टर मेल में आ रहे हैं, फीमेल में आ रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आएंगे। ये जो फिनोमिनन है मॉलिक्यूलर, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिफरेंशिएशन का, इसको बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात अगर हम करें तो मेल है, फीमेल है, उसको अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोल देते हैं।
ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोल देते हैं। ठीक है, बाकी जो हमने अभी पढ़ा ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो अगर हम हैंकिंग की बात करें, उन्होंने 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे स्क्वैश बग में। उन्होंने देखा कि वहां पे 11 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं और एक अनपेयर्ड एलिमेंट है, जैसे मैंने बोला ना एक में पेयरिंग नहीं हो रही, एक्सओ है। तो अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि ये जो अनपेयर्ड एलिमेंट है, उन्होंने इसको एक्स बॉडी नाम दे दिया और उन्होंने बोला कि ये आपका क्या है, उस टाइम पे न्यूक्लियोलस बताया था, बाद में पता चला कि ये बेसिकली आपकी क्या है, क्रोमोसोमल बॉडीज हैं। ठीक है, अगर हम मेंबर की बात करें हेटेरोमॉर्फिक पेयर में, तो वहां पे आपका वाई क्रोमोसोम जैसे कि पाया ही नहीं जा रहा था, है ना। ऐसी सिचुएशन औरों ने भी ऑब्जर्व की। ठीक है, ये हमने देख लिया क्या डिफरेंसेस हैं ऑटोसोम्स में, एलोसोम्स में। देन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की हमने बात कर ली। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हल्की सी एक दो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। बाकी तो हमने पूरे टेबल में देख लिया कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स दे एग्जिबिट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। द साइटोलॉजिकल स्टडीज हैव शोन दैट एक्स क्रोमोसोम ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल्स आर स्ट्रेट एंड रॉड लाइक एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर्स क्या बताते हैं कि एक्स क्रोमोसोम साइज में बड़ा होता है, स्ट्रेट होता है, रॉड लाइक होता है एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम। जबकि वाई क्रोमोसोम कैसा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, छोटा होता है और एक एंड उसका क्या होता है, स्लाइटली कर्व्ड होता है, जैसे कि ड्रोसोफिला में एंड ह्यूमन बीइंग में। थोड़ी देर पहले मैंने ड्रोसोफिला बोला था ना, स्क्वैश बग था वो। ठीक है, नाउ द क्रोमोसोम्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन। एक्स क्रोमोसोम में यूक्रोमेटिन ज्यादा पाया जाता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। यूक्रोमेटिन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। और अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें आपका यूक्रोमेटिन कम पाया जाता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, राइट, लिख लीजिए इस पॉइंट को, फिर आगे बात करते हैं। लिख लो इसको फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। चलिए यहां तक कवर कर लिया, अब आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, राइट। अब देखो जो हमने अभी पढ़ा हेट्रो जो गेमेटिक यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, जो मैंने टेबल बताया वो पढ़ लेना, टेबल सफिशिएंट है। उसके अलावा यहाँ से देख लेना, ठीक है, कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। अदरवाइज मैंने आपको टेबल करवा दिया, टेबल आपका सफिशिएंट है। यहाँ पे हर एक टाइप दिया है, जैसे कि आपने एक्सो की बात की थी तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सो टाइप भी यहाँ पे बताया है, जैसे कि कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, कुछ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ट्रू बग्स में। ठीक है, जो मैंने करेक्शन की थी ना, ट्रू बग्स में प्रेजेंट होता है कुछ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। अनपेयर्ड एक्स क्रोमोसोम बताता है कि आपका आगे क्या जाके वो बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने टेबल करवाया ये वही है, एक्स 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 वाई, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्रॉसेस थे ये भी मैंने आपको करवा दिए थे, एक्सो वाला जो क्रॉस पूछ रहे थे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जेडो जेड जेड ये भी हमने बात कर ली। ठीक है, ओके, देन जेड ये भी हमने डिस्कस कर लिया, सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस बताया गया है जो हमने एक टेबल में कवर कर लिया, ह्यूमन बींग्स का भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, ये हमने सारा कवर कर लिया, ये उसी टेबल से कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब इनहेरिटेंस का टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए यहां तक पता चला, वो टेबल पढ़ लोगे वो सफिशिएंट है, आगे ये थ्योरी आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दी है कि जहां पे पता ना चले वहां पे देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको वो वाला पार्ट भी बता दिया। आज मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े थे वो लेके आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि एक्स नॉट का मतलब क्या होता है, एक हटा दिया, या एक्स ओ का मतलब क्या है, या जीरो का मतलब क्या है, नल का मतलब क्या है ना। जैसे एक्सओ जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, जिसका मतलब होता है नल। तो ये सोचा मैंने बताने के लिए, लेकिन आज मुझे मिला नहीं, कल तक देखती हूँ, कल तक ट्राई करती हूँ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, देख लेते हैं कितना है अभी हमारा टॉपिक, ज्यादा नहीं है, हो ही जाएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। चलिए मुझे 1 मिनट दो पानी पीने के लिए, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप भी तब तक पानी पी लीजिए, है ना, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। चलो फिर आगे बात करते हैं, ओके।
यहां तक बाकी समझ आया आपको? यहां तक समझ आया बाकी? ठीक है जी, फटाफट देखो क्या क्या हमने पढ़ा, फिर आगे बात करते हैं। ओके, ठीक है। ZZ आपका कुछ मॉथ्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, तो हैंगिन ने क्या किया था, एक्स बॉडी बताई थी, स्टीवन ने वाई का नाम दिया था, ठीक है। चलिए अभी हो जाएगा कवर हमारा, ठीक है। यूक्रोमेटिन क्या होता है, जो एक्टिव होता है, जीन रिच होता है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, जो थोड़ा इनएक्टिव होता है। ओके, चलिए नाउ अब सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आधा हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस की हमने यहाँ पे बात कर ली है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, आप इसको पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स की बात करें, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, अभी डिस्कस किया ना। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास में और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें, ये भी आपके एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी दी गई है, इस थ्योरी को फटाफट से देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा है वो हमने कवर कर लिया, आगे देख लेते हैं क्या बोलता है। हो ना, आप क्लास में कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, 2-4 लोग आज एब्सेंट हैं, क्यों भाई? ओके, सो क्या बोलता है ये, ह्यूमन बींग्स अ डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स, द कोन्स इन द रेटिना ऑफ आई, according to the theory of color vision. There are two closely linked gene loci, each with several multiple alleles controlling the color blind trait. Lack of chlorophyll pigment in the retinal cone results in the inability to discriminate between colors. This defect is known as deuteranopia या deuterian color blindness. It affects about 8% of the human males but only 0.7% of the female. ये क्या कह रहा है कि जब कलर ब्लाइंडनेस होती है तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है और फीमेल में बहुत कम होता है, कैरियर एक्ट करती है, मेल में ये कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा पाया जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि हमारे पास में एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं, जो क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके रेटिना ऑफ आई में आपके प्रेजेंट होते हैं, और उसकी फॉर्मेशन वो जो एक्स लिंक्ड जीन्स है वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जो रेटिना है वहां पे कोन सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। अब अगर उन्हीं के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो अल्टीमेटली कोन सेल्स भी प्रॉपर नहीं बनेंगे और कलर्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही lack of erythroid pigment which is necessary for the discrimination in the red end of spectrum results in protanopia या proton color blindness। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर अदर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो यहाँ पे एक पिगमेंट है जो जिसका एब्सेंट होता है, तो उसके केस में हमें एक और टाइप की ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। ये भी ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी 2% मेल्स में देखने को मिलती है और 1000 में से 4 विमेन में देखने को मिलेगी। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स हैं, ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स हैं, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, आपका एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहीं पे अगर हम बात करते हैं मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल विजन वीमेन, तो मैंने आपको अभी बताए थे सारे क्रॉसेस, ये वही क्रॉसेस है कि अगर आप एक कलर ब्लाइंड मैन के साथ में जैसे कि एक्स एंड एक्स के साथ में आप एक नॉर्मल फीमेल का क्रॉस करवाते हो तो आपको कैसे इंडिविजुअल्स मिलेंगे, ठीक है। ये वही क्रॉस है जो मैंने आपको अभी करवाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कलर ब्लाइंड मैन है एंड यहाँ पे नॉर्मल वीमेन है, इनका क्रॉस करवाया तो कैरियर डॉटर्स बनी और नॉर्मल सन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए आगे हमारे पास में है कि मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन्ड मेल
एंड कलर ब्लाइंड फीमेल। अब नॉर्मल विजन वाला मेल है और फीमेल कलर ब्लाइंड है, अगर इनके बीच में मैरिज हो तो कैसे क्रॉसेस देखने को मिलेंगे, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है, अभी हमने सारे क्रॉसेस पढ़े हैं। अगला हमारे पास में हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज द मोस्ट सीरियस एंड नोटोरियस डिजीज विच इज मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन। देखो एक चीज देख लो कि आपको इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे, इतनी डिटेल में इन द सेंस ऐसे नहीं पूछेंगे कि बताओ इस डिजीज में कौन से सिम्टम आते हैं, क्या आता है, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछेंगे कि इनमें से कौन सी डिजीज आपकी एक्स लिंक्ड डिजीज है, कौन सी डिजीज आपके सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर की वजह से होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे दी ना आपको समझाने के लिए कि बाद में जब आप नोट्स पढ़ो तो आपको चीजें क्लियर हो कि इस डिजीज में क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए सारी चीजें मैंने थ्योरी दी आपको, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। अदरवाइज पेपर में आपसे इतने डिटेल में कोई नहीं पूछेगी। जैसे वहां पे टर्म्स दी थी ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट टर्म्स दी थी, कहाँ गया, यहाँ पे टर्म्स दी थी कि आपका प्रोटोनेपिया है, ये है, वो है, ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आपके एएफओ में तो नहीं, मेन जो पूछते हैं वो आपके एग्जाम्पल किसमें क्या आते हैं, कौन सा कैरेक्टर कैसा है। तो हमारे पास में जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं उनके हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, जैसे कि हीमोफीलिया है हमारे पास में, कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, राइट, क्लियर है यहां तक? ठीक है जी, ओके। तो अगर हम यहां तक पता चल गया, तो अगर कोई आपको बोलेगा कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स का बताओ, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, एक्स वाई कैरेक्टर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के बारे में, तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर आपका एक्स क्रोमोसोम पे होता है। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, जैसे कि मेल्स के पास में एक्स पाया जाता है ना। वाई क्रोमोसोम की बात करें तो भी आपका वो मेल्स में पाया जाता है, क्योंकि एक्स वाई की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मेनली जो आपका कैरेक्टर है वो आपको एक्स में एक्सप्रेस हो रहा है और फीमेल क्या कर रही है, इसको कैरियर एक्ट कर रही है। कुछ केसेस में आपकी फीमेल में भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके चांसेस क्या है, कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो हीमोफीलिया देख लिया आपने, ब्लीडर्स डिजीज हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्लॉटिंग पिगमेंट नहीं पाया जाता है इसमें, है ना, क्लॉटिंग पिगमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड नहीं रुक पाता, है ना। ठीक है, हीमोफीलिया बी, जिसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोल देते हैं। ठीक है, अब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी बोला कि जो भी कैरेक्टर्स आपके वाई लिंक्ड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, होलाएंड्रिक जीन्स बोलेंगे, होलैंड्रिक जीन्स बोल देते हैं जो भी आपके वाई लिंक्ड आपके कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स ऑन पिन्ना की अगर हम बात करते हैं तो फादर से डायरेक्ट सन में ये कैरेक्टर जा रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया। होलोजिनिक के बारे में, होलोएंड्रिक के बारे में। जिनिक में जैसे कि आपके मदर से आपके डॉटर में जा रहा है, यहाँ पे फादर से सन में कैरेक्टर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाई लिंक्ड में आ जाएगा, क्योंकि फीमेल में तो वाई है नहीं, तो ऑब्वियस है कि मेल से ही जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि एच वाई एंटीजन के जीन्स हैं, वो भी आपके किस में आ जाएंगे, वाई लिंक्ड जीन्स में आ जाएंगे, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक्स वाई जीन्स की, तो जीन्स जो आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स वाई लिंक्ड, हम उसको जीन्स बोल देते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में, फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में। ठीक है, अगला है लीथल जीन्स या फिर सेक्स लिंक्ड जीन्स। अब कई बार क्या होता है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो आपके लीथल जीन्स होते हैं, क्या होते हैं हमने डिस्कस किया है ह्यूमन में, जस्ट आपको बताने के लिए बताए, इतने बड़े नाम आपको बस एक बार देख लेना है ना, ऐसा नहीं है इतने बड़े नाम आपको याद करके चलना है कुछ भी। ठीक है, राइट, क्लियर है यहां तक? बताओ भाई, यहां तक समझ में आया? ठीक है, मल्टीपल एलील वाला बचा, ये तो अभी हो जाएगा। ठीक है, ओके, छोटा ही टॉपिक बचा अब तो। चलिए बताओ, यहां तक समझ में आया? और अगर आप चाहोगे तो मैं इसको आपको नहीं दूंगी नोट्स में, अगर इतनी थ्योरी नहीं देखनी है आप स्किप भी कर सकते हो इतनी सारी थ्योरी, मेन कॉन्सेप्ट पे रहना और मेन थ्योरी पे रहना। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं डिलीट भी कर दूंगी एक्स्ट्रा चीजें, आप बोलो तो मैं आपको नहीं दूंगी ये। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन आपको बाद में अगर जरूरत पड़ी, आपको देखना हो कि एक्चुअल में थ्योरी क्या है, तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, इसीलिए आपको नोट्स दूंगी ये। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है जी,
यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ, ये टॉपिक तो हो गया आपका। ओके, चलो। Sex influenced genes are those whose dominance is influenced by sex of the bearer. Thus, male and female individuals may be similar for a particular trait, but gives different phenotypic expression of the same trait. कि sex influence genes क्या होते हैं? ऐसे genes होते हैं जो दोनों में present होते हैं, लेकिन उनका जो phenotype है वो differ करता है मेल और फीमेल में। दूसरा सेक्स लिमिटेड जीन्स, जो हमने डिस्कस कर लिया कि सेक्स लिमिटेड जीन्स जो होते हैं वो आपके एक ही सेक्स में प्रेजेंट होंगे, या मेल में प्रेजेंट होंगे या तो फीमेल में प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर द जीन्स हुज फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेक्स हार्मोन्स। यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं उनका रोल यहाँ पे होता है, ठीक है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैटल की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन की बात करें, ठीक है। नाउ अगला हमारे पास में है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के या सिस्टर क्रोमेटिड्स की अगर हम बात करें वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि एनाफेज के टाइम पे प्रॉपरली वो डिसजंक्शन होता है, अलग होते हैं, अगर वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाए तो उसके लिए हम एक टर्म देते हैं, दैट इज नॉन डिसजंक्शन, दैट इज नॉन डिसजंक्शन। अगला है गैनेंड्रोमॉर्फ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गायनेंड्रोमॉर्फ बोलते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास में मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे, उसको हम बोलेंगे गायनेंड्रोमॉर्फ। अगला है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मल्टीपल एलील्स में हमें मोर देन 2 फॉर्म ऑफ जीन देखने को मिलता है, एलील देखने को मिलते हैं, और ये जो होते हैं ये आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको बोला कि मल्टीपल एलील में बताओ कितने पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं, तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने नंबर ऑफ एलील हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास में मान लो 2 नंबर ऑफ एलील आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो कितने जीनोटाइप आ जाएंगे? 3। अगर आपको यहां पे 3 एलील देखने को मिल रहे हैं तो कितने जीनोटाइप आ जाएंगे? ठीक है, नहीं इसमें तो 6 आएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना बस सीधा, हाफ इंटू n प्लस 1, ठीक है, राइट। चलिए इसको मैं एक बार देख लूंगी, 8 है ना, हाफ इंटू 8 प्लस 1, ठीक है, 2 चौके 8, हाँ ठीक है, 36 है, ये तो सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 20 2 10, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, राइट, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, हाफ 4 12 2 6, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये फॉर्मूला सही है बिल्कुल, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करोगे। इस फॉर्मूला में आपने क्या करना है, अगर आपको पूछा किसी ने कि बताओ हमारे पास में मल्टीपल एलील्स हैं और एलील्स का नंबर हमारे पास में मान लो कितना है? 8 है, तो बताओ टोटल कितने जीनोटाइप बनेंगे? तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, हाफ ऑफ n इंटू n प्लस 1, और वहां पे जितना भी आपको नंबर बोला है 1/2 इंटू 8 प्लस 1, ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप आ जाएंगे। अगला हमारे पास में मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल, जैसे कि ब्लड ग्रुप है, रैबिट्स में बात करें तो फर कोट है, और इसके अलावा हमारे पास में प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कुछ दिन में सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, वो भी मल्टीपल एलील्स में आता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है इसमें। और अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें, ये सिस्टम किसने डेवलप किया था, डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर को एबीओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इसकी बात करें तो देखो, सबसे पहले कि अगर हम रैबिट की में बात करते हैं, रैबिट में हमारे पास में 4 टाइप के आप कलर देखोगे, एक डार्क ग्रे है, एक चिंचिला है,
एक लाइट ग्रे है, एक हिमालयन है, एक एल्बिनो है, एल्बिनो जो बिल्कुल व्हाइट है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये अलग अलग हमारे पास में एलील हैं, जो आपके जैसे कि अगॉटी है, या आपके पास में शिंशिला है, हिमालयन है, ये सारे जो आपके बेसिकली कलर यहाँ पे दे रहा है मल्टीपल एलील हैं, देखो है ना। तो इसको हम क्या है, ये भी किस में आ जाएगा, फर कोट इन रैबिट्स भी किस में आ जाएगा, मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल में आ जाएगा। आगे देखिए अगला हमारे पास में फादर ऑफ ब्लड ग्रुप की बात करें, कार्ल लैंडस्टीनर को ही, लैंडस्टीनर को ही हम क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, आरएच फैक्टर भी किसने डिस्कवर किया था, उन्होंने किया था, कहां से, रीसस मंकी से, इसीलिए आरएच फैक्टर को हम आरएच फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, हिमेटोलॉजी इसको रहने दो, ये तो आपको बताने के लिए किया है। चलिए अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तीन, अगर हम जीन की बात करें, जैसे आई की बात करें, आई के तीन एलील्स हैं, आई ए एंड स्मॉल आई। स्मॉल आई जो होता है वो शुगर नहीं बनाता है ना, तो आई बी है, तो ये क्या करता है अल्टीमेटली, जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे एंटीजन दिया है साथ में, और साथ में यहाँ पे आपको एंटीबॉडी दी है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं, किसी एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे हमने उस दिन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात की थी ना, और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हमने क्या क्या चीजें बोली थी, जैसे कि अगर आई ए है और उसके साथ में हम आई ए लेके चलते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा, ए। अगर आई ए के साथ में हम आई बी लेके चलते हैं तो क्या बनेगा, ए बी। अगर हम आई ए और आई की बात करते हैं तो भी क्या बनेगा, आपका आई बनेगा। दूसरा हमने क्या बोला था, आई बी और आई ए की बात करते हैं तो हमारे पास में ए बी बनेगा। आई बी की बात करेंगे तो हमारे पास में बी ब्लड ग्रुप आएगा। आई बी और आई की बात करेंगे, अगेन बी ब्लड ग्रुप आएगा। तीसरा हमने बोला था आई और आई अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या देगा, ओ ब्लड ग्रुप देगा। यही डिस्कस किया था हमने सारा, है ना। ठीक है, अगला हमारे पास में क्या है, मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में ही हमारे पास में अगला क्या है कि जैसे कि मेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कलर की बात करें, सीड कलर की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास में म्यूटेशन जब होती है ए में तो वो क्या बनाएगा, आपका स्मॉल ए बनाएगा। फिर म्यूटेशन होगी तो वो क्या करेगा, जैसे कि लाइट ए या लाइट पर्पल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा कॉटन में अगर हम बात करें तो जैसे कि नैरो लीफ है, ब्रॉड लीफ है, म्यूटेंट ब्रॉड है, लेसिनेटेड है, ये सारे हमें किस में देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग उसकी वजह से। तो ये सारे आपके अलग से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, राइट, देख लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और 5-10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग गए तो 5-10 मिनट का टाइम मुझे दे देना, क्योंकि बहुत कम टॉपिक बचा है एंड आई वांट कि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, राइट। हाँ, क्या बोल रहे हैं, RH नल भी होता है। ये जो RH होता है ना, इसमें वो चेक करते हैं, कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं इसके ब्लड ग्रुप के साथ में। ठीक है, RH फैक्टर की रीसस मंकी से इन्होंने ऑब्टेन किया था। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, अगर आपके RH नेगेटिव फीमेल होगी और RH पॉजिटिव मेल होगा तो जो आगे बच्चा होता है उसमें बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये कंपेटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारे मिसकैरेजेस भी होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, है ना, कि अगर आपके फैक्टर कंपेटिबल नहीं है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे मिसकैरेजेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, फिर अब आगे बात करते हैं। पहले ये फटाफट से आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब ब्लड ग्रुप वाले क्रॉसेस कर लोगे ना खुद से, ब्लड ग्रुप वाले क्रॉसेस कर लोगे ना सारे खुद से। नाउ अब हमारे पास में आइसो एलील्स, जो आपके सिमिलर एलील हमें लगते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसो एलील बोल देते हैं। लेकिन टेस्टिंग के बाद में आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ वहां पे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्यूडो एलील्स क्या होते हैं, ऐसे एलील्स जो बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं और रेयरली वो आपके क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्रॉसिंग ओवर से ही आपके सेपरेट होंगे। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जहां पे भी ये वाला शायद मैंने आपको स्यूडो एलील वाला पहले बताया है ना, जिसमें वो एक नहीं होगा और दूसरा अपना इफेक्ट बताएगा, ये शायद बताया हुआ है।
ठीक है। प्लियोट्रॉपी हमने डिस्कस किया है कि एक ही जो आपका जीन है वो मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, मल्टीपल फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लियोट्रॉपी बोल देते हैं। ये हमने डिस्कस किया है। नाउ लास्ट टॉपिक हमारे पास में आज का है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले कहां पे डिस्कवर किया था, कार्ल कॉरेंस ने डिस्कवर किया था 4 o'clock प्लांट में, यानी कि मिराबिलिस जलापा में। ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसी को हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं, इसी को हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। और ये जो आपकी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये किसकी वजह से होती है, ऐसे जीन्स की वजह से होती है जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह के जीन्स हैं, है ना, अपना डीएनए उनके पास में होता है। तो बेसिकली ये जो इनहेरिटेंस है ये आपकी साइटोप्लाज्म की इनहेरिटेंस की वजह से होती है, ना कि न्यूक्लियर डीएनए की वजह से होती है। ऐसी इनहेरिटेंस को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मदर से ट्रांसफर हो रही है, मैटरनल इनहेरिटेंस। इसी को बोल देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, या फिर इसी को हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है। जो जीन्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होते हैं वो इस इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे रोल होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, जैसे कि प्लाज्मोजीन्स बोल देते हैं जिनको हम। ठीक है, राइट। So major part of cytoplasm of the zygote is derived from the female gamete and the male gamete carries little or no cytoplasm। तो inheritance जो होती है वो आपकी मेनली फीमेल पेरेंट की वजह से होती है, मेनली फीमेल पेरेंट की वजह से होती है, इसीलिए हम इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। और क्योंकि मेन रोल किसका है, फीमेल का है, इसीलिए हम इसको यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस की बात करें या प्लास्टिड इनहेरिटेंस की बात करें तो उन्होंने 4 o'clock प्लांट में लीफ वेराइगेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने देखा था कि जो लीफ है और ब्रांच है उनका कलर जो है वो मदर डिसाइड कर रही है, या मदर के जीन्स जो हैं उसको डिसाइड कर रहे हैं। जेनकिंस ने भी जो कलर देखा था लीव्स ऑफ मेज में, उसमें भी उन्होंने देखा था कि जो यहाँ पे कलर है वो आपका बेसिकली जो मदर है वो गवर्न कर रहा है, फीमेल पेरेंट कर रहा है। सो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम ब्रीडिंग में भी पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी इन मेज। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी। ठीक है, राइट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस सेल न्यूक्लियस की वजह से होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आपके साइटोप्लाज्म की वजह से होती है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में डीएनए का रोल होता है, न्यूक्लियर डीएनए का, और साइटोप्लाज्मिक में साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रोल होता है। इसमें जो रिकॉम्बिनेशन है वो कॉमन है मियोसिस के थ्रू, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, सेग्रीगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, और बाकी आप डिफरेंसेस देख सकते हो। ठीक है, मेन डिफरेंस तो यही है जो 2-3 बताए, दिस मेन डिफरेंस यही है, मेजर डिफरेंस यही है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए डिफरेंसेस साथ में दिए। राइट नाउ एक मैंने आपको काम दिया था कल, क्या काम दिया था कि जितने भी ये थ्योरीज हैं इनके बारे में पढ़ के आना है। पढ़ के आए हो, बताओ बताओ भाई, पढ़ के आए हो सब लोग। तो यहाँ पे जैसे कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस है, पेनजेनेसिस है, जर्म प्लाज्म थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी है। पढ़ के आए हो, बताइए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर पढ़े हमने, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी है ना, एंड प्लियोट्रॉपी पढ़ा, एंड अभी हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ा। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, चलो होमवर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन
अगला होमवर्क है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, चाहे वो एमआरएनए है, मेनली टीआरएनए देखना है पूरा, ठीक है। अगला है ट्रांसक्रिप्शन बताया था आपको, चलो बता देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। बाकी ये जो थ्योरीज है बीच में मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन होमवर्क में लिख रही हूँ फिलहाल के लिए, ये जो थ्योरीज है इनके बारे में पढ़ना, सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलिए ठीक है, इसके साथ में हमारा ये वाला जो पोर्शन है, जेनेटिक वाला पोर्शन, ये पूरा खत्म होता है। मैं ट्राई करूंगी कि बीच में कल वाली क्लास में अगर कुछ मिलेगा आपके लिए अच्छी सी चीजें, जो मैं प्रैक्टिकल की बात करी थी आज मुझे मिला नहीं, वो मैं आपको, ठीक है, ले आऊंगी क्लास में। नाउ कल से हम प्लांट ब्रीडिंग शुरू करने वाले हैं। आज डेट कितनी हो गई है? 6 तारीख है ना, आज 6 ही है ना, आज 6 तारीख हो गई है। तो आप बच्चे ध्यान रखना कि बहुत दिन हमने जेनेटिक्स पे लगा दिए हैं, प्लांट ब्रीडिंग में मुझे थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको अच्छे से लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो आप भी थोड़ा सा पढ़ के आना, सो दैट हम जल्दी यहाँ पे कवर कर पाए, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं मैं आपको फैक्ट्स की फॉर्म में लास्ट में देखूंगी, कुछ बचा होगा तो फैक्ट्स की फॉर्म में करा दूंगी। और ये टॉपिक जरूर कर लेना, मुझे लास्ट में टाइम लगेगा तो मैं भी आपको टॉपिक्स करवाऊंगी, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत टफ टॉपिक्स नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। चलिए, अब कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। क्रॉसेस समझ में आए सबको? बताओ भाई, क्रॉसेस सबको समझ में आए? पता चला कौन सा क्रॉस कैसे होता है, क्या होता है? सबको क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो समझ में आया बाकी सबको? आशीष, श्रद्धा, ओम प्रकाश और बाकी जो भी बच्चे क्लास में हैं, आशीष, ओम प्रकाश, श्रद्धा, कुणाल, मयंक, हितेश, महक, अंशिका, अंशिका तो बोल रही थी कि मैम मुझे पहली बार क्रॉस समझ में आए, है ना। हाँ जी, क्लियर हो गया। ये नो, आप नो बोलते हो ना, मुझे समझ नहीं आता नो आप किस लिए बोल रहे हो, या तो लिख दिया करो, डाउट के लिए बोल रहे हो, डाउट के लिए बोल रहे हो, नो बता दिया करो, है ना, पता नहीं चलता किस चीज के लिए बोल रहे हो। चलिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और आज बहुत मुश्किल से बहुत दिन बाद आपका जेनेटिक्स खत्म हुआ है। जिस दिन हम ट्राई करते थे कि लेके जाते हैं आगे, लेके जाते हैं, और अगर आज भी ऐसा होता ना कि मैं खुद से सब कुछ A to Z, आज तो मैं लिख के सब कुछ ले आई थी ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, अगर आज भी मुझे खुद से A to Z कराना पड़ता तो मुझे लगता है आज भी आपको टॉपिक नहीं होता, आज भी रह जाता। चलो, पर कोई बात नहीं, कंप्लीट हो गया। अब ब्रीडिंग हम कल से शुरू करेंगे। ब्रीडिंग में जो मेन क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो आपके जैसे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, या कुछ फिनोमिनन्स हैं, या आपके जैसे कि मास ब्रीडिंग है, या फिर आपकी प्योर लेंथ थ्योरी है, या फिर आपके सिंगल सीड डिसेंट मेथड है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ यहीं से आते हैं, बेसिक से आता है ब्रीडिंग से। बहुत डिटेल में सोचोगे वैसा नहीं है कुछ भी ज्यादा, है ना। तो ब्रीडिंग हमारा होपफुली बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल आपने क्या करना है, फ्लावर का स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको बोला है, पॉलिनेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, वो सारा पढ़ के आना है, ठीक है। बेसिक सारा पढ़ के आएंगे, क्योंकि वो बेसिक से चीज है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम मेन ब्रीडिंग से शुरू करेंगे, ठीक है जी, ओके। चलिए, कर दें क्लास एंड? अब बताओ आप, कर दें क्लास एंड? चलिए ठीक है। और नोट्स का मैंने आपको कह दिया कि जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो आपके नॉलेज के लिए दिए हैं, कि आपको अगर बीच में कुछ पढ़ना होगा तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। अगर अभी भी डिलीट करने हैं स्लाइड्स तो बता दो, फिर मैं आपको वो स्लाइड्स नहीं दूंगी, लेकिन पढ़ी रहने